Hey everyone, welcome to all. Well, in this video, I am going to explain you all further passages. So let's get started. अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से जो फोटिक है वो एक अनवेलकम्ड गेस्ट है अपनी मामी के लिए और अपने कज़न्स के लिए। बिशंबर जो उसके मामा जी थे, जब वो कैलकटा लेकर आए उसको, तब उन्होंने इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया था कि किस तरीके से वो अपनी मामी के ऊपर क्या बन जाएगा, एक बर्डन बन जाएगा। लेकर तो वो उसको अच्छे के लिए आए थे कि वो वहाँ पर सीखेगा, बात करेगा, लेकिन किस तरीके से वो अपनी मामी के लिए दुख का कारण बन जाता है और उसकी सिचुएशन आगे और गंदी होती चली जाती है। वो अपने घर को मिस करता है, माखन को मिस करता है। आगे बढ़ते हैं। पैसेज यहाँ से शुरू होता है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फोटिक। अब आगे हमें वो बताते हैं कि फोटिक से ज़्यादा बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ जो लड़का है, कोई भी नहीं था पूरे स्कूल में। फोटिक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई भी बच्चा नहीं था। आगे वो कहते हैं ही गैप्ड का मतलब होता है थोड़ा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, गैप का मतलब यहाँ पे अंतर हमने पढ़ा होगा अक्सर, ठीक है। तो इस वर्ड को हम गैप नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे गैप्ड। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass, patiently suffered all the blows that came down on his back. तो आगे हमें वो बताते हैं कि वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ बच्चा था, बैकवर्ड बॉय था पूरे स्कूल में, सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में। ही गैप्ड यानी कि अंतर करना, किसी चीज़ पे अंतर करना। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट यानी साइलेंट रहता था, शांत रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब उसकी टीचर यानी क्लासरूम में कोई भी टीचर जब उससे कोई क्वेश्चन करता था तो वो साइलेंट रहता था, शांत रहता था। और कैसा रहता था? गैप्ड का मतलब होता है कि बहुत ही देर बाद आंसर देना, क्योंकि वह उसको आंसर्स पता नहीं होते थे, ठीक है। एंड लाइक एन ओवरलेडन का मतलब होता है, लेडन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कुछ लाद देना, मतलब जिस तरीके से एस यानी गधे पर काफ़ी सारा वजन हम लोग लाद देते हैं, तो एक ओवरलेडन एस की तरह यानी कि एक पूरी तरह से लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, सफ़र्ड यानी कि सब चीज़ें महसूस करता था, बियर करता था, सहन करता था। ऑल द ब्लोज का मतलब यहाँ पे प्रहार है। जिस तरीके से कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बैलगाड़ी होती हैं या कोई भी जो एनिमल किसी रथ को या किसी गाड़ी को खींच रहा होता है, तो उस पे ऊपर से ब्लोज यानी जो मालिक होता है वो मारता जाता है। तो वो उन सब चीज़ों को क्या करता जाता है? पेशेंटली, धैर्यपूर्वक सफ़र यानी सहन करता रहता है। तो फोटिक भी इसी तरह से टीचर्स की डांट फटकार, घर में डांट फटकार, इसी तरह से एक ओवरलेडन एस की तरह यानी लदे हुए गधे की तरह क्या करता रहता था? सारे प्रहार सहन करता रहता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो कि उसकी पीठ पर पड़ते रहते थे। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. When other boys were out at play, जब स्कूल में से जो अदर यानी जो लड़के थे, जो काफ़ी और बच्चे थे, तो वो क्या करते थे? वो जब बाहर चले जाते थे खेलने के लिए, ही स्टूड विस्टफुली का मतलब किसी एक आशा से कि काश उसे कुछ मिल जाएगा, तो वो विस्टफुली क्या करता रहता था? किसी आशा में खड़ा रहता था। बाय द विंडो की तरफ, विंडो मतलब खिड़की की तरफ देखता रहता था। एंड गेज्ड का मतलब होता है निहारना। किसी चीज़ को हम थोड़ा घूर के जब देखते हैं तो उसको हम गेज्ड करना बोलते हैं, गेजिंग करना, निहारना। तो बाकी सब बच्चे तो क्या चले जाते थे? खेलने के लिए चले जाते थे। ही स्टूड विस्टफुली मतलब किसी आशा से विंडो के यानी खिड़की के बराबर वो खड़ा रहता था। एंड गेज्ड और निहारता रहता था एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर, डिस्टेंट मतलब दूर के और हाउसेस मतलब घर, दूर के घरों की जो छत होती थी, रूफ्स मतलब छत होती थी, उनको क्या करता रहता था? वो निहारता रहता था। एंड इफ बाई चांस ही एस्पाइड children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. और बाई चांस, इफ़ बाई चांस यानी और किसी कारणवश, बाई चांस ही एस्पाइड चिल्ड्रन। एस्पाइड का मीनिंग होता है मतलब थोड़ा सा कभी वो ध्यान लगाकर देख ले, मतलब किसी चीज़ को एस्पाइड मतलब ध्यान लगाकर अगर वो चिल्ड्रन यानी बच्चों को देखता था, प्लेइंग यानी खेलता हुआ
ऑन द ओपन टेरेस यानी खुले टेरेस पर, किसी भी छत के खुले जगह पर, एक कुछ छत होती है ढकी हुई, कुछ छत होती है ओपन खुली हुई, तो किसी भी छत को अगर वो खुला हुआ देखता था और उस पर बच्चे उसको खेलते हुए दिख जाते थे, हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब इच्छाओं से, और एक यानी दर्द करने लगता था, उसका जो दिल था वो भर आता था। कितनी मार्मिक स्टोरी है स्टूडेंट्स, कितना दर्द है इस वक्त। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" एक दिन समंड अप का मतलब थोड़ा सा अपना करेज, साहस को जुटाना, ठीक है। समंड का बेसिकली मीनिंग होता है किसी को बुलाना, यहाँ पर उसने अपने करेज, साहस को बुलाया, इसका मतलब कि उसने अपने अंदर करेज यानी साहस पैदा किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से यानी जो मामा जी थे उससे पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं कब घर जा सकता हूँ। फाइनली उसने अपनी हिम्मत जुटा ली और कह दिया। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उसको आंसर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज़ कम, कि जब तक हॉलीडेज़ नहीं आ जाते, छुट्टियाँ नहीं आती हैं, तब तक आपको तुम रुके रहो, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इसीलिए इसका नाम हॉलीडेज़ रखा था, क्योंकि हॉलीडेज़ आने से पहले इस स्टोरी का जो हिंदी में नाम है, जो बांग्ला में नाम है, वो छुट्टी है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है तो होम कमिंग किया गया है, जिसका अगर शुद्ध हिंदी हम बनाए तो घर वापसी होगा, लेकिन असली जो बांग्ला में कहानी है उसका मतलब है छुट्टी। तो वेट टिल हॉलीडेज़ कम, उसके अंकल कहते हैं कि जब तक हॉलीडेज़ नहीं आते तब तक इंतज़ार करो। बट हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन जो हॉलीडेज़ हैं वहाँ हर जगह अंतर होता है, हर स्टेट में, लेकिन हॉलीडेज़ वहाँ पे नवंबर से पहले नहीं आने थे। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और उसके पास अभी भी बहुत लंबा समय था क्या करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए। वन डे फोटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, even with the help of books he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. अब एक दिन क्या होता है, अब ऐसे ही तो टाइम चल रहा था, उसको और परेशानी हो रही थी, लेकिन एक परेशानी को और बढ़ाने के लिए एक दिन ऐसा हो गया उसके साथ कि उसने अपनी लेसन बुक, आमतौर पर लेसन बुक होती है ना हमारे पास, मैथ्स की होती है, फिज़िक्स की होती है, इंग्लिश, एक दिन उसने अपनी लेसन बुक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स की हेल्प के बावजूद, इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स यानी बुक्स की सहायता के बाद भी, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, यानी कि अपने पाठों को तैयारी करने के लिए बुक होने के बावजूद भी वो बहुत कठिनाई महसूस करता था, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था। नाउ इट वॉज़ इम्पॉसिबल, अब तो उसके लिए बिल्कुल ही बेकार हो गया भाई, जब बुक ख़त्म हो गई, बुक नहीं मिल रही, बुक है ही नहीं उसके पास, तो अब तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल काम हो गया उसके लिए पढ़ना। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम, ध्यान दीजिएगा ये वर्ड केन नहीं है, केन है, CANE, ठीक है। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, his condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. आगे देखते हैं कि डे आफ्टर डे यानी एक दिन के बाद दिन बढ़ते जाते हैं, द टीचर वुड केन हिम। अब केन का मीनिंग, केन आपने देखा होगा, एक हमारे पास जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस तरीके की एक छड़ी होती है जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बैत कहते हैं, ठीक है। तो केन का मतलब बैत ही है, कि जो टीचर था वो एवरी डे, डे आफ्टर डे यानी एवरी डे उसको क्या करता था, केन मतलब बैत से मारता था, अनमर्सीफुली यानी बिल्कुल उस पर दया दिखाए बिना बहुत तेज से जिसको मारता था टीचर। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, एब्जेक्टली का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा निराशा से, एब्जेक्टली का मतलब निराशा से ख़राब हो जाती है उसकी कंडीशन, दैट इवन हिज कज़िन्स, जो उसके जो ममेरे भाई थे, जो मामा जी के बच्चे थे, वर अशेम्ड टू ओन हिम, उसके अपनाने के लिए क्या करते थे, अशेम्ड फील करते थे, उनको शर्म आती थी उसको अपना भाई कहने में। दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम, जीयर का मतलब होता है उपहास उड़ाना, किसी का उपहास यानी मजाक उड़ाना। तो वो जो उसके मामा जी के बच्चे थे वो क्या करते थे, दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम, यानी उसकी इंसल्ट करते थे, और जीयर यानी उसका उपहास उड़ाते थे, मोर देन द अदर बॉयज़, और बॉयज़ जो क्लास के थे वो तो करते ही थे, लेकिन सोचिए कि उसके खुद के मामा जी के बच्चे भी उसका क्या करते थे, जीयर यानी उपहास उड़ाते थे और इंसल्ट करते थे, ठीक है। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अब अंत में भाई उसको ना तो माँ थी उसके पास ना पिता था, तो क्या
करता है वो अपनी आंट के पास, मामी के पास जाता है एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और बताता है कि उसने क्या कर दिया, अपनी बुक को खो दिया है। आगे देखते हैं, जैसे इस सीन में दिख रहा है आप लोगों को, मामी को बताता है, गुस्सा होती है मामी। आगे वो ये सब बातें बिशंबर को भी बताती है, जो मामा जी हैं उसके। आगे पढ़ते हैं, हिज आंट परस्यूड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" अब उसकी मामी उससे कहती है, his aunt pursued her lips. परस्यूड मतलब, परस्यूड का मतलब उसके आंट के क्या होते हैं, कंटेम्प्ट में, कंटेम्प्ट मतलब घृणा में, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा। द वर्ड इज़ कंटेम्प्ट, एम इसमें बोला जाएगा। तो जो उसकी मामी है, कंटेम्प्ट में यानी घृणित स्वर में अपने लिप्स को हिलाती है, थोड़ा बड़बड़ाती है और क्या कहती है, यू ग्रेट क्लमजी, तुम भद्दे इंसान, कंट्री लाउड, लाउड का मीनिंग होता है, जैसे हम आपने कभी भाषा में सुना हो उद्दंड, ठीक है, तो उद्दंड को हम लाउड कहेंगे। कंट्री लाउड यानी कि इस शहर के एक गंदे व्यक्ति, तुम उद्दंड इंसान। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं कैसे ख़रीद सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, यानी मेरे पास 2 ऑलरेडी बच्चे हैं और मुझे खर्चा भी चलाना होता है, उसके बावजूद तुम्हें 1 महीने में 5 बार बुक कैसे दिलवा सकती हो, 5-5 बार तुम्हारी नई नई बुक्स कैसे दिलवा सकते हो, यानी कि उसमें पहले भी कई बुक्स खोई होंगी। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, फटिक हैड अ बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग। दैट नाइट यानी उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो क्या होता है, घर से, स्कूल से वापस आ रहा होता है। नाइट का मतलब यहाँ पे रात्रि से नहीं है, शाम से है। आते आते इंसान को शाम हो जाती है, थोड़ा 2-2:30 बजे, 3-4 बजे का टाइम हो जाता है। तो उस शाम को जब वो अपने स्कूल से घर लौट रहा था, फटिक हैड अ बैड हेडेक, उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। विद अ फिट, फिट होता है कोई दौरा पड़ना, जैसे एपिलेप्सी का, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसी तरह से उसको ऐसा लगा कि उसका कोई दौरा पड़ रहा है। फिट ऑफ शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब कांपने लगता है। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसको ऐसा महसूस होता है कि जो उसको क्या होने वाला है, एक अटैक आने वाला है मलेरियल फीवर का, मलेरिया जो कि मच्छरों से फैलता है। His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt, और उसके मन में क्या चल रहा था कि वो अपनी आंट के लिए क्या है, एक न्यूइसेंस है। न्यूइसेंस मतलब हमेशा उनको परेशान करने वाला एक लड़का है, ये सोच रहा था। तो आमतौर पर इंसान बीमार ज़्यादा कब हो जाता है, जब अपने दिमाग में वो टेंशन लेके बैठ जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फोटिक वॉज नोवेयर टू बी सीन, अगले दिन, अगली सुबह फोटिक वॉज नोवेयर टू बी सीन यानी कहीं नहीं मिला। समझ गए होंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा था। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, जितनी भी सर्चेज थी, यानी इधर देख लिया, नेबरहुड में देख लिया, मतलब आस पड़ोस में देख लिया, सब फ्यूटाइल हुई। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, पूरी तरह से फटिक का कहीं नामो निशान नहीं था कि वो आसपास किसी नेबरहुड में मिल जाए। The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through the skin. अब उस मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी और टॉरेंट्स में हो रही थी। टॉरेंट्स मतलब झरने, बहुत तेज़ जो होता है ना, बारिश का झरना जो आता है, इस तरीके से वो झरने में हो रही थी, पोरिंग कर रही थी, मतलब पूरी तरह से डुबो रही थी। उस पूरी रात पड़ी थी वो बारिश। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और जो उस फोटिक को देखने के लिए बाहर निकले थे, ड्रेंच्ड यानी डूब गए, ड्रेंच्ड का मतलब डूब जाना, टू द स्किन, पूरी स्किन तक यानी पूरे सिर तक और पूरे जहाँ तक गले तक वो क्या हो रहे थे, भीग चुके थे और डूब चुके थे, ड्रेंच्ड हो चुके थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और अंत में बिशंबर ने किसका सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया। At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. अब लास्ट में, दिन के अंत में क्या होता है, पुलिस वैन जो है वो स्टॉप्ड यानी रुकती है, एट द डोर बिफोर द हाउस, दरवाजे के बाहर रुकती है, उस घर के बाहर। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड। फ्लडेड का मतलब आप सबको पता है, पूरी तरह से बाढ़ से, मतलब बाढ़ में पानी भर जाना पूरी तरह से। तो इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स यानी जो सड़कें थी वर ऑल फ्लडेड, पूरी तरह से बाढ़ युक्त हो चुकी थी।
2 constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bishambar. ये तो भाई बहुत अजीब सा सीन हो गया कि 2 कांस्टेबल लेकर आते हैं फोटिक को इन देयर आर्म्स, क्योंकि भाई उसकी हालत शायद ख़राब हो चुकी है। फोटिक को अपनी आर्म्स में 2 कांस्टेबल्स यानी 2 सिपाही लेकर आते हैं एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, बिशंबर के सामने उसको रख देते हैं। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, ऊपर से सर से लेके नीचे तक पैरों तक वो क्या हो रहा था, भीग चुका था। कौन? फोटिक। मडी ऑल ओवर, पूरे शरीर पे क्या लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी। हिज फेस एंड आइज़ फ्लश्ड रेड, उसकी आंखें जो थी वो लाल पड़ रही थी विथ फीवर, क्योंकि उसको क्या आया हुआ था, बुखार आया हुआ था। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेमलिंग, लिम्स होती हैं जो हमारी पसलियाँ होती हैं ना, जो उसमें होती हैं, लंग्स के ऊपर होती हैं, तो पसलियाँ जो थी उसकी ट्रेमलिंग यानी काँप रही थी, क्योंकि सारा शरीर जो वो भीग चुका था। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, यानी विशंबर जो है वो उस लड़के को, फोटिक को अपनी आर्म्स में उठाता है, बाहों में उठाता है, एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और अंदर के कमरे में ले जाता है ताकि उसको क्या मिल सके, गर्मी मिल सके। When his wife saw him, जब उसकी वाइफ ने, बिशंबर की वाइफ ने और फोटिक की मामी ने उसको देखा, she exclaimed, वो एकदम से है ना चौंक कर कहती है, what a heap of trouble this boy has given us, hadn't you better send him home? What a heap का मतलब होता है ढेर, ठीक है, ऑफ ट्रबल, परेशानियों का ढेर। वॉट अ हीप ऑफ ट्रबल यानी कितना परेशानियों का ढेर इस बॉय ने, इस लड़के ने हमें दे दिया है। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, अच्छा नहीं होता कि आप इसको पहले ही घर छोड़ आते। तो ये सब बातें कौन कहता है? उसकी जो मामी है वो बिशंबर से कहती हैं। इस तरीके से वो अपनी परेशानी को व्यक्त करती हैं कि वो फोटिक उसके ऊपर किस तरीके से बोझ बना हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आई होप दिस चैप्टर विल एंड सून। So thank you all.